जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 के मैथ को एक बहुत ही बेहतर ढंग से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 तक अपने क्लास को समाप्त कर दिया है। और आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 से अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे और इस क्लास को एक बेहतर बनाएंगे और अपने सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी बेहतर ढंग से करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी न हो। ठीक है, सो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो कथन है आपका दिया गया, पहला है आपका कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह है। और इसे हमें बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है कि जो आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होता है कि सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्या है, वो क्या है, वह परिमेय संख्याओं से किससे मिलकर बना है, परिमेय संख्याओं से प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है, यही करके बना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी जब यह परिमेय संख्याओं से मिलकर बना है, अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है, तो यानी ये जो वास्तविक संख्या है तो परिमेय वाली भी हो जाएगी और अपरिमेय वाली भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, तो इस हिसाब से यह जो क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट है, यह क्या है, यह सत्य है। ठीक है, क्या है यह सत्य है। अब क्यों सत्य है, क्यों सत्य है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का संग्रह लिख लीजिए ऐसे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्या है, यह सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। इसका एकदम फुल डिटेल हमने पिछले वीडियो में देखा है और एकदम बेहतर तरीके से हमने संख्याओं को समझा है कि संख्याएं हमारी किस प्रकार से होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसे होती हैं, पूर्णांक कैसे होता है, पूर्ण संख्या कैसे होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या, ये सभी संख्याओं के बारे में हमने एकदम बेसिक से कंसेप्ट से पिछले वीडियो में सीखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिलवा दूंगा, जहां से जाके आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली मेरी तरफ से। बस आपको क्या करना है, क्लास में डेली आके क्लास को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, और हमें बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो ये सत्य है कि असत्य है, ये हमें बताना है। तो कह रहा है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो संख्या रेखा होता है आपका, वो क्या होता है, इधर होता है आपका प्लस होता है, इधर होता है माइनस, ऐसे ही संख्या रेखा हमारा बना होता है।
इस प्रकार से हमारी संख्या रेखा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे है क्या कि बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब आप ही हमको बता दो कि क्या यह क्वेश्चन आपका सही होगा। तो यह क्वेश्चन आपका अगर सही होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए, आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यह जो है क्वेश्चन आपका, यह है असत्य। क्या है? यह असत्य, यानी सही बात नहीं है। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने संख्या रेखा पे प्लस वाली संख्याएं देखी, माइनस वाली संख्याएं देखी हैं। ऐसा करड़ी वाला संख्याएं तो हमने कभी संख्या रेखा पे देखा ही नहीं, ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है ना। तो इस हिसाब से क्या होगा, यह असत्य हो जाएगा। अगर आप इसका क्या करना चाहते हैं, प्रूफ दिखाना बताना चाहते हैं कि नहीं क्यों नहीं होगा, तो आप लिख लीजिए कि क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो यह संभव नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसे बताना है कि हमारा यह सत्य है कि असत्य है। तो आपका जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, बताइए हमको। तो ये क्या होगा, ये भी आपका असत्य ही होने वाला है। क्यों असत्य होने वाला है मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आपको सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये असत्य क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, इसको संख्याओं में बनाना। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ये सही बात है कि नहीं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, बताता हूँ मैं भी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या से बनी होती है। तो जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्याओं से भी मिलकर बनी होती है और अपरिमेय संख्याओं से भी मिलकर बनी होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात किया है एक कि अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, सो समझ में आ रहा है आपको ना, सभी क्वेश्चन कर पा रहे हो अच्छे से, कहीं पे दिक्कत तो नहीं, कहीं पे डाउट तो नहीं है ना। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, और हाँ, अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी करवा रहा हूँ आपके चैनल पे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और साथ में कोई अगर आपका फ्रेंड है तो उसे भी इस चैनल के बारे में बताओ, वीडियो उसके पास शेयर करो, जिससे क्या करे कि उसे भी आ जाए। क्योंकि आपको आगे साथ में पढ़ना है, तो साथ में पढ़ने के लिए साथ में पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय तो थोड़ी होते हैं। तो क्या कहेंगे हम? नहीं। क्या बोलेंगे हम?
नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप इसका एक तरह से एग्जाम्पल देना चाहें तो देखिए आप ही बताइए। देखिए करड़ी में अगर 1 है तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? बताइए हमको। ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे करड़ी में 2 का ही देख लो, करड़ी में 2 नहीं 4 का देख लो तो यहाँ पे 2 आ गया। करड़ी में 9 का दे ही देख लो तो यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे कहाँ पे अपरिमेय संख्या आ रही है बताओ हमको ना। तो क्या हो जाएगा? ये नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, आपको आया समझ में? आया ना? तो लाइक कर दो ना चैनल को यार। चैनल को लाइक भी नहीं किए हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आपके लिए देखिए मैं वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य बस यही तो है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो हमें ये समझ में आया कि नहीं आपको इस वीडियो की आवश्यकता है और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हम और भी आगे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी वीडियो को लाइक कर दो, जिससे हम क्या कर पाएँ, आपके लिए बेहतर से कंटेंट प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, आपको जो मैं करा रहा हूँ ना, इसका PDF भी आपको फ्री में दूंगा, कोई भी इसका चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप PDF को एकदम डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये हमको दिखाना है कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को हम किस प्रकार निरूपित करें यानी कि दिखा पाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक स्केल की। ठीक है, आपको एक स्केल की आवश्यकता होने वाली है आपको। ठीक है, देखिए तो आप क्या करोगे, स्केल के माध्यम से, मैं तो पेन से लाइन खींचूंगा, लेकिन आप जब इसे बनाओगे ना तो आपको पेंसिल की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पे पेन की उपयोग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें वीडियो में आपको क्लियर दिखाना है। अगर हम पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप करिएगा क्या, आप पेंसिल का उपयोग करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा ड्रा कर लेना है। ठीक, संख्या रेखा ड्रा हो गया, फिर करना क्या है आपको, फिर आपको 0 ऐसे होता है संख्या रेखा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम इनके बीच का स्पेस जो होता है, जैसे यहाँ पे स्पेस जो होता है वो सेम करना है हमको, यानी ऐसे नंबर डाल देना है। ठीक है, नंबर मैंने ज़्यादा डाल दिया क्या यार, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या करना, स्पेस को स्केल के माध्यम से क्या करना, सेम टू सेम इनके बीच का जो स्पेस होता है बरोबर होता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने गलती कर दिया, इसलिए मैंने बोला कि पेंसिल का उपयोग करिएगा आप। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आपका गलत भी होगा तो आप क्या कर पाओगे, उसे इरेज कर दोगे। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, अब आपको एक इकाई, आपको क्या करना है, यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, यहाँ पे 2 से, फिर यहाँ पे क्या करना है, एक इकाई आपको ऊपर ले जाना है। एक इकाई आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेना है, फिर इस लाइन को यहाँ आपको क्या करना है, इस 0 से मिला लेना है। ठीक, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप अभी देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया A बिंदु, ये हो गया B और ये हो गया आपका C। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ आपको? नहीं हुआ। और यहाँ पे आपका बना 90 अंश का कोण, चांदा के माध्यम से भी आप देख सकते हो इसके लिए। ठीक, ये कितना है आपका, 1 इकाई है, ये है आपका 2 इकाई। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये है आपका कर्ण। AC क्या है आपका, कर्ण है
जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि अगर हम एक फार्मूला पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, जो आपको शायद अच्छी तरह से याद हो, ठीक है। अगर नहीं भी याद तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। अब यहाँ पे कर्ण का वर्ग हमें तो ज्ञात करना है, AC ही है तो हमारा कर्ण है, ठीक। तो क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग, आधार तो ये है यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा, प्लस फिर लंब का वर्ग, तो ये है लंब आपका, लंब कितना 1 है यानी 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 5। तो हमें सिर्फ कर्ण निकालना है, यहाँ पे तो कर्ण का वर्ग है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के कर देंगे और यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो करड़ी में 5 हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या है हमारा, यही तो हमारा AC है। तो इस हिसाब से हम क्या कर पाए, करड़ी में 5 को संख्या रेखा पे दिखा पाए, ठीक है, जो कि हमसे क्वेश्चन कहा था। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया आपको कि नहीं, अच्छे से आया समझ में? समझ में आया तो भाई लाइक कर दो, वीडियो को अभी तक लाइक की नहीं किए हो आप। आपके लाइक की आवश्यकता है हमें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपके सपोर्ट की वजह से ही आज हमारी फैमिली में संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा यूट्यूब परिवार में हिस्सा आप भी ले, हमारे यूट्यूब परिवार का एक मेंबर बने, और आपका हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। सो आइए आप हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे समझ लेते हैं क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज में दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4 दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एक प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए मैं प्रयोग करने से पहले बता दूं आपको कि इस प्रयोग करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक चांदे की आवश्यकता होगी और क्या होगा, आपको एक स्केल की आवश्यकता होगी, ठीक। और साथ में आपको एक पेंसिल की आवश्यकता होगी। लेकिन हम यहाँ पे जो भी करने वाले हैं पेन के माध्यम से करने वाले हैं, क्योंकि हमें आपको सब कुछ क्लियर दिखाना है, ठीक है। तो आप पेंसिल का उपयोग करिएगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक इस पेन के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्केल के माध्यम से 0 से लेके 1 तक यानी एक इकाई आपको क्या करना है, एक रेखा ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो ये है आपका 0 से O मान लीजिए, यहाँ पे P मान लीजिए, ये बिंदु है, ठीक। ये है आपको, और आपको फिर करना क्या है, अब आपको करना क्या है, आयता लेनी है और इसे क्या करना है, आपको 90 अंश का कोण बनाना है। तो आप इस लाइन पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे आपका 90 अंश ये रहा, ठीक। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक इकाई ड्रा करेंगे, एक इकाई लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे यहाँ से। तो एक इकाई का मतलब हम ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक हो गया। अब जो ड्रा किया हमने उसको क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका P1, ठीक। और यहाँ पे ये देखिए ये आपका बना 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण बना, ठीक है। ये जो लाइन है आपका ये कितना है, एक इकाई है, कितना है, इकाई, एक इकाई, ठीक, एक इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर ही बोल सकते हो आप, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। हो गया, समझ में आया। फिर क्या करना है, फिर आपको चांदे का उपयोग करना है
चांदे का उपयोग करके आपको वेट करिए थोड़ा सा, चांदा ये, हाँ। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर इस लाइन पे आपको 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पे बना 90 अंश। फिर क्या करना है आपको, फिर इसी पे आपको ऐसे एक इकाई ड्रा करना है आपको, ठीक है। इसी पे यहाँ से हो गया एक इकाई, ठीक, एक इकाई हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। फिर यहाँ पे 90 अंश का कोण बना और ये बना P2 आपका, सही है, P2 बना। अब यहाँ पे देखिए OP, तो OP इज इक्वल टू कितना है, एक इकाई है, ठीक। अब यहाँ पे OP1 अगर है, यहाँ पे OP1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लंब का, यहाँ पे लंब का वर्ग आधार का वर्ग हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक, OP1। फिर यहाँ पे OP1 अगर हमें क्या करना होगा, तो OP1 देखिए यहाँ पे जैसे ये मालूम हो गया आपको, ये मालूम हो गया, तो ये एक, और जब ये हमें निकालना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से एक का वर्ग यानी 2 करड़ी में हो जाएगा, तो वही किया है हमने, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसी लाइन पे फिर आपको चांदे का उपयोग लेना है। चांदे का उपयोग लेने के बाद फिर यहाँ पे 90 अंश पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपको एक लाइन ड्रा करनी है 1 सेंटीमीटर की, यानी वो एक इकाई की, ठीक है। यहाँ लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप पेंसिल से सुधार लीजिएगा। अब ये हो गया आपका P3। फिर यहाँ पे 90 अंश का बनेगा, ठीक, और यहाँ पे जब मान निकालेंगे हम तो यहाँ पे आएगा OP2 इज इक्वल टू कितना होगा, करड़ी में 3 आ जाएगा, और लेकिन OP3 इज इक्वल टू कितना होगा, करड़ी में 4 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसी पे हम क्या करेंगे, फिर 90 अंश का लाइन ड्रा करेंगे। तो 90 अंश का लाइन आपका ड्रा जो होगा ये है, ठीक। अब यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे हम, और फिर ये लाइन इसमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, ये P4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP4 इज इक्वल टू करड़ी में 5, ठीक, और यहाँ पे कड़ी में 4 इधर बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर यहाँ पे हमें 90 अंश का कोण लेना है, यहाँ पे जाएगा, फिर इसको मिलाना है हमें 1 सेंटीमीटर, फिर इसको ऐसे करना है, फिर यहाँ पे P5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OP5 इक्वल टू कड़ी में 6, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, चांदा ही नहीं निकल रहा है, रुकिए दोस्त थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको 90 अंश पे कोण बनाना है, फिर यहाँ पे इसको मिलाना है 1 इकाई। ध्यान रखिएगा आपको हमेशा 1 इकाई मिलाना है, ठीक है, 1 इकाई। फिर क्या करेंगे, फिर इसको मिलाएंगे इसी पे, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे P6 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP6 इज इक्वल टू करड़ी में 7 निकाल लेना पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो इसी प्रकार से यही क्रम ऐसे बनता आएगा, ऐसे बनता जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, यही प्रयोग करना है जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है। तो इस प्रकार से आप आगे करते जाइएगा और आप ये प्रयोग कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। अब ये OP इज इक्वल टू 1, ये तो ये रहा। OP2 इज इक्वल टू क्या हुआ, ये देखिए, ये हुआ आपका आधार, ये हुआ लंब, और हमें ये कर्ण बताना है, यही OP2 बताना है। तो लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है,
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मैं निकाल रहा हूँ, ये लाइन निकालना है हमको। तो ये एक इकाई है, तो यानी 1 का वर्ग प्लस ये आधार है, कहाँ गया जी, ये है, तो ये और आधार हुआ, ये भी 1 इकाई है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। और ये क्या है, कर्ण का वर्ग है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर कर्ण में 2 हो जाएगा कि नहीं, तो वही हुआ है। तो इसी प्रकार से ये सब मान निकल के आपका आएंगे। ठीक है, तो दोस्त आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाए होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके सब्सक्राइब और आपकी वीडियो के लाइक करने से मेरे अंदर एक मोटिवेशन वो उत्पन्न होता है, जिससे मैं भी और भी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, आपके लिए टॉपिक पे नए टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या आपका कोई दोस्त भाई हो, तो उन्हें यह इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।